जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो आज हम लोग जो आपका क्लास 10th का SST यानी सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न आपके पास, 19वीं सदी के दौरान कौन सी ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया था? तो राष्ट्रवाद एक ऐसा ताकत बनकर उभरा था जो यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जो आपके पास जगत है इसमें भारी परिवर्तन ला दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो जुलाई 1830। नेक्स्ट प्रश्न है, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि 1804 की नागरिक संहिता जनरली किस नाम से जाना जाता है? तो नेपोलियन संहिता के नाम से। ठीक है, इसमें या फिर लोग कि उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया? तो याद रखो कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया, ये वाला एक काम किया था। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया, ये भी काम किया था। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, ये भी काम किया था। इनमें से सभी 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1917 में गांधी जी ने खेड़े जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़े जिले वाला 1917 में हुआ था, याद रखना। ठीक है, खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशील का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, कार्यशील का अध्ययन करने के लिए आया था यहाँ पे। ठीक है, कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आया था। चला आगे बढ़ते हैं। 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया, जिससे लोग जो बहुत लाखों लोग जो हैं वो भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे? तो आलू में वो बीमारी आया था, जिस कारण से बहुत सारे लोग भूखमरी के कारण मर गए थे। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, सबको पता है। ठीक है, जिसमें देखा जाए तो आपके पास एक गुट में धुरी शक्तियां, जिसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो आपके पास नाथसी, जर्मनी, जापान और इटली था। ठीक है, दूसरा जो खेमा था जिसको हम लोग मित्र राष्ट्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से देश थे आपको बताना है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो जो ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका था। 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र से प्रश्न बनता ही बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1929 आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में निम्नलिखित में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई? तो देखा जाए तो उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार, इन सभी में बहुत भयानक गिरावट दर्ज किया गया था। इनमें से सभी 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुनकरों की कच्ची कपास की समस्या का सामना देखो, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ता था? क्योंकि देख लो, कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई थी, इसी कारण से 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो वही कपास और धातु का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ? तो चीन में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। निम्न जाति आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है? तो भाई साहब वही हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वह गुलामगिरी पुस्तक है वो किन्होंने लिखा हुआ है? तो ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो हो जाएगा ज्योतिबा फूले ही। याद रखना मेरी बात, इनके नाम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है आपको उसके नाम बताना है। एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय संसाधन। 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है? तो संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से देखा जाए तो भूमंडलीय तापन हो गया, ओजोन परत का अवक्षय हो गया, पर्यावरण प्रदूषण, ये सभी जो है ये सभी समस्याएं आ रही है। यानी कि इनमें से सभी 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनों और वन्य जीवों का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है। ये भी बात सही है। देख लो,
लिखा है यहाँ पे जीवन साध्य संसाधन जल वायु और मृदा बनी रहती है, ये भी बात सही है। साथ बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीने विविधता को संरक्षित करती है, यानी कि ये भी सही है, यानी कि इनमें से सभी ये सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 15 का। 16 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा है यहाँ पे वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, तो रक्षित वन। 4 नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। 17 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न आपके पास प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं, आपको बताना है। तो यहाँ जो आपके पास है घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट के मिलने से, ये भी बात सही है। रासायनों के अधिक प्रयोग से, ये भी कारण सही है। और कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरक के प्रयोग से, ये भी बात सही है। यानी कि इनमें से सभी सही हो जाएगा। इन सभी कारकों के कारण से ही जल धीरे धीरे खतरनाक बनते जा रहा है और भी कई सारे दूषित होते जा रहा है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके पास, मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती है, तो वे खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। खरीफ के 2-3 एग्जाम्पल मुझे दो, रबी के 2-3 एग्जाम्पल दो और जायद के मुझे 2-3 एग्जाम्पल दो। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग में से किसको किसको चीजें आती है और ये सब चीजें पूछा जाता है एग्जाम में। 19 नंबर का प्रश्न है, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है। पवन और जो सौर ऊर्जा है, सीधा सीधी बोलो तो सबसे ज्यादा किस राज्य में देखा जाता है, फिर बोलो कि होता है, ये सीधा सीधी क्वेश्चन का मीनिंग यही है। तो राजस्थान में, राजस्थान, क्योंकि यहाँ पे सौर ऊर्जा की बात करूँ तो यहाँ रेगिस्तान ज़्यादा है, तो यहाँ सूरज जनरली बादल वगैरह होता नहीं है, दिनों दिन धूप रहता है, साथ ही साथ हवा भी तेज चलता है, तो पवन का भी यहाँ पे देखा जाए, पवन ऊर्जा का भी ठीक ठाक स्कोप है। जल उर्वरकों के अधिक और विवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है। अविवेकपूर्ण उपयोग से, अधिक और अविवेकपूर्ण उपयोग से अगर आप लोग जल का ज़्यादा उपयोग करोगे, ठीक है ना, मतलब जल उर्वरकों का अगर अधिक साथ ही साथ अविवेकपूर्ण उपयोग करोगे तो क्या आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। तो देख लो, आपके पास कांता हो जाएगा, देखा है तो लवणीयता, जल लवण हो जाएगा, साथ ही साथ देखा जाए तो आपके पास सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी। इनमें से सभी 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है, या फिर औद्योगिक विकास का रीढ़ किस खनिज को कहा जाता है, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, तो लो अयस्क को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते, निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। तो याद रखना, आपका जो यूरियम और थोरियम है, इसी का उपयोग किया जाता है। वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है, तो चाहे वो मानव के स्वास्थ्य की बात चले या पशुओं पर बात चले या पौधों पर बात चले, इन सभी को नुकसान पहुंचाता है। इनमें से सभी 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। मरियान और जर्मनिया कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मरियान फ्रांस राष्ट्र की नारी रूपक थी, जिसे स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा, कलगी के साथ दर्शाया गया और उसकी प्रतिमा सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई। ठीक है ना। अगर मरियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। इसी तरह जो जर्मनिया जो है, ये बेसिकली जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। जर्मनिया की बात करूं तो ये हो जाएगा बलूत वृक्ष के पत्तों के मुकुट से सजाया गया, क्योंकि जर्मनी में बलूत की जो आपके पास वीरता का प्रतीक माना जाता है, बलूत जो है उसको वीरता का प्रतीक माना जाता है, इस कारण से। नेक्स्ट जो प्रश्न आपके पास, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। देखो, सत्याग्रह एक ऐसा विचार है जिसमें सत्य की शक्ति पर आश्रित और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, क्या आपका उद्देश्य अगर सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है और उत्पीड़क का
उत्पीड़क है उत्पीड़क का मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी चीजें होती है सत्याग्रह का विचार का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखो, मानव के लिए संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात सही है, कुछ भी आप लोग करो संसाधन चाहिए। आप लोग रेल में ट्रेवल करते हो तो संसाधन चाहिए। आप लोग देखा जाए तो कुछ भी बोलो, गाड़ी घोड़ा का उपयोग करते हो एक जगह दूसरी जगह जाने में, तो वो संसाधन में आता है। ठीक है, कोयला जलाते हो संसाधन है, पेट्रोल का उपयोग करते हो संसाधन है, घर में गैस जलाते हो संसाधन है। तो ये सभी चीज़ें जो देखा जाए तो हमारे जिंदा रहने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। पेड़ पौधा देख लो, सभी संसाधन है। तो ये सभी चीज़ें लिखी हुई, आप लोग इसको खुद से पढ़िएगा। संसाधन एक प्रकार की हमारे रीढ़ की हड्डी है, समझ सकते हो। जो टूट गया तो सब बेकार हो जाएगा। ये सबको स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से पढ़ने का ट्राई कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, नदियों में बांध क्यों बनाए जाते हैं? तो देख लो, नदियों पर बांध इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि बांध देश की समग्र बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बांध मनोरंजन, बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति, जल विद्युत संयंत्र, अपशिष्ट निपटारण, अपशिष्ट का प्रबंधन, साथ नदी नेविगेशन, नदी नेविगेशन और वन्य जीव आवास सहित कई प्रकार के आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ प्रदान करते हैं। आर्थिक मतलब वही पर्यटन स्थल वगैरह हो जाता है, जैसे मैथन डैम वगैरह हो गया। ये सभी चीज़ें क्या होती है, ये सभी पर्यटक को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। ठीक है, जिससे आर्थिक का विकास होता है। तो इस सभी चीज़ों को रख सकते हो। सरकार के मुख्य अंग कौन से हैं? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरी बात। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? तो देखो, सबसे पहले बात, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, इस कारण से। सचा देखो, यह राजनीतिक दल नहीं, यदि राजनीतिक दल नहीं होगा तो सभी उम्मीदवार निर्दलीय होंगे। ठीक है ना, याद रखना मेरी बात। साथ ही साथ राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करता है, कड़ी का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। 3 नंबर का ऑप्शन, मतलब 3 नंबर का पॉइंट ये था। इस प्रकार सरकार बनाने, जनता का प्रतिनिधित्व करने एवं प्रदेश के लिए कानून बनाने के लिए राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली के मुख्य कठिनाई क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देख लो, वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई दोहरा संयोग का अभाव था। ठीक है ना, याद रखना मेरी बात, इस लाइन को याद रख लीजिएगा, दोहरा संयोग का अभाव। इस प्रणाली में व्यक्तियों को ऐसे व्यक्ति की खोज में भटकना पड़ता है जिसके पास उसकी आवश्यकता की वस्तु हो और वह व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले में स्वयं उस मनुष्य की वस्तु लेने को तैयार हो। ऐसे संयोग मिलना कठिन होता है। जैसे कि अगर आपको मान लो कि पैसा नहीं है दुनिया में, आपको चीज़ देते हो तो उसके बदले में कोई चीज़ लेते हो। तो मान लो आपको जूता तो अपना बेचना है और किसी से चावल लेना है। तो जो आप जूता बेचोगे, आपको एक ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा कि वो आपका जूता ले ले और आपको चावल दे दे। तो समझ में आया ना, ये ढूंढना बड़ा कठिन है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि हर आदमी को आपका जूता चाहिए होगा। सो कोई आदमी को बोलेगा नहीं मुझे चप्पल चाहिए और मैं आपको चावल दूंगा, तो दिक्कत ना है। तो ये चीज़ें हैं वस्तु विनिमय प्रणाली का दिक्कत। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? तो ये प्रश्न कीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़िएगा कुछ ना कुछ तो जरूर लिख के रहिएगा। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और इजी भी है। पढ़िएगा, ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। इसको पढ़िएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। चलिए, नीचे वाला भी मैं देता हूँ स्क्रीनशॉट मारने के लिए। चलिए, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है और यह किस नदी पर है? साथ साथ इसके किस क्षेत्र को इससे किस क्षेत्रों को आर्थिक विकास में मदद मिलती है? देखो, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा जल परियोजना है। यह सतलज नदी पर बनाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में आता है। यह परियोजना से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, साथ ही साथ देखा है तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर राज्यों को बेसिकली
को ज़्यादा फायदा मिला है। ठीक है, इसे कृषि और उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इस परियोजना से 15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर देश में हरित क्रांति लाने में मदद मिली है। साथ ही साथ जल विद्युत उत्पादन के द्वारा उन राज्यों में लघु एवं कुटीर उद्योग का जाल बिछ गया है। यही सब राज्य जो यहाँ पे आपको अभी लिस्टेड मिला था उन्हीं सब की बात चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, कृषि की परिभाषा दीजिए। भारत में कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक सुविधाएं प्राप्त है, तो इसको कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, और यही था अंतिम प्रश्न, मैंने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करा दिया और ये सभी प्रश्न 2023 में आया हुआ पेपर है। ठीक है, साथ ही साथ इसका मैं PDF आपको अगर आप लोग बोलोगे तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ ही सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।